फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 9 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज है, दिल्ली कांट अफोर्ड राइट्स लाइक इन फरवरी 2020, फेसबुक रोल मस्ट बी लुक्ड इनटू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि भले ही फेसबुक ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है फ्री स्पीच को इनेबल करने के लिए, वॉइस प्रोवाइड करने के लिए वॉइसलेस को, लेकिन कोर्ट इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता है कि ये साइमल्टेनियसली एक प्लेटफॉर्म बन गया है डिसरप्टिव मैसेजेस के लिए, वॉइसेस के लिए, आइडियोलॉजीज के लिए। तो यहाँ पर फेसबुक का ये आर्ग्यूमेंट था कि सिर्फ ये प्लेटफॉर्म है जो कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को होस्ट करता है और इसका कोई रोल नहीं है इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या मॉड्यूलेट करने के लिए। यहाँ पर बेंच ने ये बात ऑब्जर्व की है, जो इंडिया है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। अगर हम होल ऑफ यूरोप से भी कंपेयर करें तो इंडिया का लोकल कल्चर, फूड, क्लोथिंग, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशंस की एक हिस्ट्री रही है, जिसके कारण इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल भी माना जाता है और इसको किसी भी कीमत पर हम डिस्टर्ब होने नहीं दे सकते हैं किसी जाइंट के द्वारा, जैसे कि फेसबुक, जो कि बिल्कुल इग्नोरेंस को क्लेम करता है। तो बेंच ने ये बोला कि अब फेसबुक के पास इतनी सारी पावर्स है, उनके प्लेटफॉर्म पे इतना सारा कंटेंट होस्ट होता है, तो साथ ही उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो एंटिटीज लाइक फेसबुक हैव टू रिमेन अकाउंटेबल टू दोज हु एंट्रस्ट देम विद सच पावर। तो उनको इतनी पावर दी गई है, उन पे इतना भरोसा किया गया है और वो कोई भी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रखते हैं। डिसरप्टिव वॉइसेस रिप्लीट विद मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक। तो डिसरप्टिव वॉइसेस के साथ साथ क्या होता है, फेसबुक पे मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, जो कि चीजों को और ज्यादा बढ़ा देती है। It is this role which has been persuading independent democracies to ensure that these mediums do not become tools of manipulative power structures। तो ये जो जाइंट्स होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो इनका जो रोल है ये इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसीज को पर्सुएट करने तक की वो रखते हैं पावर। तो ये जो मेडिकम्स हैं इनको कभी भी टूल बनने नहीं देना चाहिए मैनिपुलेटिव पावर स्ट्रक्चर्स का। तो ये जो प्लेटफॉर्म से ये बोलते हैं कि अल्ट्रिस्टिक है इनका कैरेक्टर, ये फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनका मेन एम सिर्फ बिजनेस मॉडल है। तो ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंट्रूसिव है, आपकी प्राइवेसी तक को छीन लेता है और इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये पोलराइज कर सकते हैं पब्लिक डिबेट्स को। तो ये जो फेसबुक और ट्विटर बोलते हैं ना हम फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उनका सिर्फ बिजनेस मॉडल है और वो बहुत ज्यादा लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं। क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर उनका फायदा नहीं हो तो वो इतने अल्ट्रुइस्टिक तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस का एग्जांपल है तो फेसबुक वहां पर अपने आप को पब्लिशर की कैटेगरी में रखता है, लेकिन इंडिया में देखो तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाता है, जबकि काम तो फेसबुक दोनों जगह सेम करता है। भले ही वो यूएस है, भले ही वो इंडिया है, लेकिन इंडिया में वो अपना प्योरली दिखाता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बल्कि इसके जो सिमिलर फंक्शंस और सर्विसेज दोनों कंट्रीज में सेम है। तो इससे साफ साफ समझ आता है कि वो अपना बिजनेस मॉडल उस अकॉर्डिंग रखता है जिस अकॉर्डिंग उसे सबसे ज्यादा फायदा हो। तो द बेंच पॉइंटेड आउट दैट एज पर देयर ओन नॉलेज दे वुड ओनली अपीयर बिफोर एनी कमिटी। अब वो जैसे किसी कमेटी के सामने प्रेजेंट होते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने प्रेजेंट हो गए, दिल्ली कमेटी, दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी कमेटी तो वहां पर नहीं है। तो बेंच ने ये पॉइंट आउट किया है कि उनकी एक्नॉलेजमेंट के से जैसे उन्हें पता चलता है तो वो सिर्फ उन्हीं कमेटी के सामने जाते हैं जहां पर उनके कमर्शियल और ऑपरेशनल इंटरेस्ट हो, जैसे कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने उन्होंने किया। लेकिन जहां पर उनके बिजनेस इंटरेस्ट सर्व नहीं होते वो वहां पर अपना राइट लेने लगते हैं कि हमारा राइट है कि हम स्टे अवे कर सकते हैं। तो दे सीक अ राइट टू स्टे अवे। तो ये स्टैंड बहुत ही कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। तो इट एम्फेसाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी बाय सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पर बेंच ने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत ज्यादा जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज द्वारा। हैव बिकम बिग बिजनेस कॉर्पोरेशन विद इन्फ्लुएंस अक्रॉस बॉर्डर एंड ओवर मिलियन ऑफ पीपल। तो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इनके लिए अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। The endeavor has been to draw a line between tackling hate speech and fake news on the one hand and suppressing legitimate speech which may make those in power uncomfortable on the other। तो इनकी जो लाइन है फ्री स्पीच के और डिसरप्टिव मैसेजेस, हेट स्पीच, फेक न्यूज, तो उसको ये एक लाइन अच्छे से उनको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज उसको डिफरेंशिएट कर रही है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझे। यहाँ पर हम सेकंड डिस्कस करेंगे, पहले हम ये वाली न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। केन गेट्स रूलिंग टू फ्रीज इंडियन असेट्स इन पेरिस। तो अब ये रूलिंग आई थी
हेग कोर्ट के द्वारा जो केन है वो उस पर इंडिया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगा सकती थी और इंडिया को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा केन को। तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कॉम्पनसेशन दिया नहीं, तो केन ने क्या किया, इंडिया के जो असेट्स हैं ओवरसीज उनको फ्रीज करना शुरू कर दिया है। तो अब ब्रिटेन केन एनर्जी पीएलसी हैज सिक्योर्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ फ्रेंच कोर्ट ऑथराइजिंग द फ्रीजिंग ऑफ 20 इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। तो अभी फ्रेंच कोर्ट से उनको ऑथराइजेशन मिल गया है, जो 20 इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है पेरिस में वो उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो इन मई केन इनिशिएटेड अ प्रोसेस टू सीज इंडियन एसेट्स। तो मई में ही केन ने एक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया था इंडियन एसेट्स को सीज करने के लिए। इसके अलावा जो इंडिया है वो सेम लीगल चैलेंज एक मल्टीमीडिया है, देवास मल्टीमीडिया, तो वहां पर भी इनको सेम चैलेंज देखने को मिल रहा है कि वो भी इंडियन एसेट्स को सीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया ने इसके लिए एक टीम तैयार की है, लीगल टीम, जो कि ये दिखाएगा कि एयर इंडिया हमारा कोई ऑल्टर ईगो नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और आप ऐसे हमारे एसेट्स मत करो, हम किसी एमिकेबल सेटलमेंट पर पहुंचेंगे। तो ये सारी चीजें अभी जब होंगी तब हमें पता चल जाएगा। कांग्रेस फेस इन हिमाचल 6 टाइम सीएम वीरभद्र सिंह डाइज एट 87। तो पर्सन इन न्यूज आपको पता होना चाहिए, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश की, तो इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है केरला पैराडॉक्स, लार्ज वैक्सीन फुटप्रिंट बट न्यू इन्फेक्शन रेज इंडियाज कोविड केस लोड। अब जो नेशनल कोविड 19 कर्व है वो तो नीचे जा रहा है, लेकिन केरला जो है वो कंटिन्यूज टू बी ऑन द आउटलायर। तो ऐसा क्यों है? अगर हम लास्ट 2 डेज में देखें तो स्टेट है वहां पे सिग्निफिकेंट राइज देखा गया न्यू इन्फेक्शंस में, जिसके कारण एक्टिव केसेस नेशनल लेवल पर वैसे तो कम हो रहे हैं लेकिन केरला में बढ़ रहे हैं। तो केरला हैज बीन डिस्कवरिंग बिटवीन 11,000 एंड 13,000 केसेस एवरी डे फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ। तो केरला में ऐसा हमें इंक्रीज क्यों देखना मिल रहा है केस का? तो एट द पीक ऑफ द सेकेंड वेव केरला वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस देन 10% ऑफ ऑल द केसेस इन द कंट्री। जब पीक थी सेकेंड वेव की तो केरला में कम केसेस थे, अब केरला में ज्यादा है जब पूरे नेशन में कम हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर द हाई नंबर इन केरला लाइज इन द बेटर रिपोर्टिंग इन द स्टेट। तो पहली बात तो ये है कि केरला में रिपोर्टिंग ज्यादा अच्छी होती है केसेस की, और ये सीरो सर्विस के द्वारा भी पता चला है। जैसे लास्ट नेशनल सीरो सर्वे में पता चला था कि अगर एक इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है तो लगभग 25 अंडर रिपोर्टेड जाते हैं, लेकिन केरला में ये फिगर 1:5 का, कि अगर केरला में एक इन्फेक्शन रिपोर्ट होता है तो लगभग 5 अनरिपोर्टेड जाते हैं, जो कि नेशनल लेवल पर 25 अनरिपोर्टेड जाते हैं। दूसरा, केरला के हेल्थ मिनिस्टर का ये कहना है कि वो टारगेटेड टेस्टिंग करते हैं इंस्टेड ऑफ रैंडम टेस्टिंग। बाकी जो स्टेट्स है वो रैंडम टेस्टिंग कर ले, लेकिन जो केरला है वो टारगेट टेस्टिंग कर रहा है। टारगेट टेस्टिंग मतलब अगर जो पर्सन है अगर उसको कोविड है तो उसके पहले आसपास के लोगों को टेस्ट किया जाएगा, तो उसमें पॉजिटिविटी रेट हाई होने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए ये हमें केरला पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कोविड 19 फैमिली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, तो ये दिल्ली के लोगों के लिए स्कीम है जिसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसमें 2500 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ विल बी गिवन टू फैमिलीज रिसाइडिंग इन दिल्ली जहां पे अर्निंग मेंबर की मौत हो गई है कोविड 19 की वजह से। दूसरा, वन टाइम एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस जिसमें फैमिली को 50,000 रुपए दिए जाएंगे ऑन ईच डेथ, भले ही वो अर्निंग मेंबर हो या ना हो। तो ये 2 पार्ट्स हैं, कोई दिल्ली में हो तो आप उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सब बहुत जनरल न्यूज है, जैसे फटीग मोस्ट कॉमन पोस्ट कोविड सिम्टम। तो खोरी विलेज में जो डिमोलिशन का सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसके बाद प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये सारी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पीएम मीट टेक इंस्टीट्यूट हेड्स फोकस ऑन कोविड लिंक्ड वर्क। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है जो इंजीनियरिंग होती है, मेन चीज ये बोली जो इंजीनियरिंग होती है उसे रीजनल लैंग्वेजेस में भी कराया जाना चाहिए। तो ड्यूरिंग द मीटिंग मोदी अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफरिंग टेक्निकल एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस। जो टेक्निकल एजुकेशन होती है उसको आप रीजनल लैंग्वेजेस में दो। ये प्रपोजल आईआईटी ने एक बार कंसिडर किया था पास्ट में, लेकिन आईआईटी का बहुत ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स था इस बारे में। उनका ये कहना था कि बीटेक में ये इंजीनियरिंग में बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो सबको उनकी लैंग्वेजेस में रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करना एजुकेशन, तो ये तो बिल्कुल फीजिबल बात नहीं होगी। सो वाइल अब इसमें ये भी है कि जो चैलेंजेस हैं अब चेंज हो रहे हैं, जैसे कि कोविड पैंडेमिक की वजह से न्यू चैलेंजेस आए हैं। तो आईआईटी कानपुर ने डायरेक्टर ने शेयर किया कि उन्होंने क्या क्या किया, जैसे कैंसर सेल थेरेपी के लिए कुछ चीजें की हैं, प्रेडिक्शन ऑफ कोविड हॉटस्पॉट्स की कैसे पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोविड हॉटस्पॉट बन सकता है, वेंटिलेटर प्रोडक्शन। तो ये मीटिंग की गई क्यूएस रैंकिंग के बैकड्रॉप में, क्योंकि क्यूएस रैंकिंग इस बार हमारी इंप्रूव हुई है। तो सेवरल इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव इंप्रूव्ड देयर परफॉर्मेंस इन देयर रैंकिंग। तो पीएम ये जानना चाहती थी कि ऐसा क्या रिसर्च वर्क ये है कि इनकी रैंकिंग्स इंप्रूव हुई है। तो वैसे रिसर्च वर्क जानना चाहते थे बीइंग कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूशंस आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। According to the statement issued by the Prime Minister,
मोदी emphasized the need to adapt to the changing environment and emerging challenges। तो अभी जो नए challenges हो रहे हैं तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन को भी मोल्ड करने की जरूरत है, री इन्वेंट करने की जरूरत है, री इवेल्युएट देमसेल्व्स टू डेवलप ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव मॉडल्स अकॉर्डिंग टू द कंट्री एंड सोसाइटीज प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी ऐड किया कि हमें एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए टेक्नोलॉजी एजुकेशन का इंडियन लैंग्वेजेस में, जो कि ग्लोबल जनरल को हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड कर सकें। तो नवंबर में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए पुश करेगी, स्पेशली इंजीनियरिंग को रीजनल लैंग्वेजेस में 2021-22 के लिए। लेकिन ये अनाउंसमेंट नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आ रही है उसमें भी ये बात बोली गई थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ऐसा। मोस्ट आर्ग्यूड डेट सिंस द डेमोग्राफी ऑफ स्टूडेंट्स जो आईआईटीज में पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो ये फीजिबल नहीं हो पाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यूपी में बहुत ही जल्द एक पॉपुलेशन पॉलिसी आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल रिलीज इट्स न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30, मतलब 10 सालों के लिए बनाएगी जुलाई 11 को ही, जो कि जुलाई 11 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। तो पॉलिसी बेसिकली इंसेंटिव्स पर फोकस करेगी कि लोगों को कैसे इंसेंटिव्स दिए जाए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि पॉवर्टी और इलिटरेसी दो मेजर फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन एक्सपेंशन के लिए। साथ ही कुछ कम्युनिटी में लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस एफर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है और लोगों को लिटरेट करने की जरूरत है, पॉवर्टी हटाने की जरूरत है, तो अपने आप ही पॉपुलेशन नीचे आ जाएगी। द डेमोग्राफिक बैलेंस इन ऑल द कम्युनिटीज, हमें मेंटेन रखना है कि सारी कम्युनिटीज में डेमोग्राफिक बैलेंस रहे। मीनवाइल सोर्सेज ने ये भी बोला कि न्यू पॉलिसी में कैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की बात की जाएगी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स जैसे कि वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, इन सारी चीजों को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही एक सेफ एबॉर्शन के लिए एक पूरा प्रॉपर सिस्टम लेकर आया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ओआईसी, तो इंडिया ने ओआईसी को बोला है कि कभी भी वेस्टेड इंटरेस्ट को अपना प्लेटफॉर्म सबवर्ट करने की कोशिश ना करने दें, क्योंकि इंडिया ऑन थर्सडे कॉल्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की वेस्टेड इंटरेस्ट को, जैसे कि पाकिस्तान, उनको अपने ग्रुपिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि वो अपना एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है ओआईसी पर, उनको अपना प्लेटफॉर्म सबवर्ट ना करने दें थ्रू बाइस्ड एंड वन साइडेड रेजोल्यूशन। ये तब कमेंट्स आए थे बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, क्योंकि ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल ने प्रपोज किया था कि वो एक डेलीगेशन भेजेंगे जम्मू कश्मीर को इन लाइन विद रेलेवेंट रेजोल्यूशन बाय द ग्रुपिंग्स काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर एमईए का ये कहना है कि डू नॉट लेट वेस्टेड इंटरेस्ट सबवर्ट प्लेटफॉर्म, तो वो यहाँ पे डेलीगेशन भेजने की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। हम आगे चलते हैं। फायर एंड फायरवॉल, तो ये वाला हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर हैज ट्राइड टू रीसीज द पॉलिटिकल इनिशिएटिव विद हिज वेंसडे रीशफलिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऑथर ने ये बोला है प्राइम मिनिस्टर ने जो उनका पॉलिटिकल इनिशिएटिव था उसको रीसीज करने की कोशिश की है। अप्रैल से ही वो बैकफुट पे थे, क्योंकि कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से बहुत सारे लोग ऑक्सीजन शॉर्टेजेस की वजह से उनकी डेथ हो गई। साथ ही गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस में कमी दिखाई दी। वेस्ट बंगाल भी वो लोग हार गए। तो रीशफल हैज टर्न्ड आउट टू बी मोर देन एक्सरसाइज टू फिल वैकेंसीज। तो रीशफल से वो पावर को वापस से सीज करना चाहते थे। फ्यू हैड बिलीव्ड दैट नरेंद्र मोदी कुड एक्स अ डजन मिनिस्टर्स फॉर इट वुड अमाउंट टू एडमिटिंग दैट ऑल हैड नॉट बीन डन वेल। तो उन्होंने लगभग 12 मिनिस्टर्स को बाहर निकाल दिया। तो इससे ये पता चलता है कि वो भी एडमिट कर रहे हैं कि सारी चीजें ठीक से नहीं हुई थी। But that is precisely when he did on Wednesday. He sacked 12 ministers, particularly those at the head of ministries. तो उन्होंने लगभग 12 मिनिस्ट्रीज को निकाल दिया, 12 मिनिस्टर्स को निकाल दिया, और वो हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज में थे, जैसे कि जिनकी वजह से लास्ट एक क्रिटिसिज्म देखना पड़ा गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल हेल्थ मिनिस्ट्री, तो देयर वाज द इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द सेकंड कोविड वेव। तो सेकंड कोविड वेव में इनेप्ट हैंडलिंग देखी गई, इसलिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज हैड टू गो। फिर उसके बाद लास्ट ईयर मास माइग्रेशन हुआ, इसलिए लेबर मिनिस्टर को बाहर निकाल दिया गया, संतोष गंगवार को। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को इस कंफ्यूजन की वजह से बाहर निकाला, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा पिछले साल, तो इसीलिए उनको भी बाहर निकाल दिया गया। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, उनको क्यों निकाला गया, तो ये बहुत अजीब बात है, ऐसा इनका कहना है। तो ये बहुत सरप्राइज की तरह आया। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो कि रविशंकर प्रसाद थे, जिनका ट्विटर के साथ पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो हो सकता है इस वजह से रविशंकर प्रसाद को उनकी जॉब से हटा दिया गया हो, क्योंकि सोशल मीडिया ने ही फर्स्ट प्लेस में मोदी की इमेज बिल्ड करने के लिए हेल्प की थी।
कन्वेंशनल मीडिया को बाईपास करके। जावड़ेकर टू मे हैव बीन फाउंड वांटिंग फॉर हिज इनेबिलिटी टू प्रिवेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द मीडिया डोमेस्टिक एंड फॉरेन। तो ये बहुत ही कम सीक्रेट की बात है, जो गवर्नमेंट है वो पीएमओ से चलती है, ना कि इंडिविजुअल मिनिस्टर्स से। तो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को सैक करना तो सिर्फ शो ऑफ वाली बात है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री चलती है सारी वो पीएमओ के द्वारा ही चलती हैं। तो मिनिस्टर्स टुडे एसेंशियली प्ले द रोल ऑफ इम्प्लीमेंटर्स। तो मिनिस्टर सिर्फ इम्प्लीमेंटर्स का रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत ही पॉसिबिलिटी है, जो रोड में पीएमओ ने सजेस्ट किया तो वही चलता है। मिनिस्टर्स का ओन रोल इतना कुछ खास नहीं होता है। अगर हम सर्वेस की देखें तो प्राइम मिनिस्टर की रेटिंग अप्रैल से बहुत नीचे गिर गई है। इवन मिडिल क्लास फैमिलीज जो कि उनके पीछे हमेशा खड़ी रहती थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीछे, वो भी अब डिसइंटेंटेड हो रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी ने अपने परिवार में या दूर के एक्सटेंडेड फैमिली में कोविड से किसी को खोया ही है। तो पीएम एस सिग्नल दैट ही वांट्स अ पर्पसफुल गवर्नमेंट। तो अपनी कैबिनेट रीशफलिंग करके प्राइम मिनिस्टर ने ये सिग्नल किया है कि वो उनको एक पर्पसफुल गवर्नमेंट चाहिए। देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये जो न्यू एंट्रेंट्स लाए गए हैं मिनिस्ट्री में, ऑथर का ये कहना है, तो सिर्फ ब्रांड मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लाए गए हैं। By holding only ministers responsible, the PM has made a distinction between those individuals and the मोदी सरकार। अब जैसे हेल्थ में अच्छी हैंडलिंग नहीं है कोविड-19 की, तो हेल्थ मिनिस्टर को सैक कर लिया। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिविजुअल मिनिस्टर्स अलग है और मोदी सरकार अलग है, लेकिन ऑथर ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सारी चीजें पीएमओ के द्वारा ही चलती हैं। द पीएम हैज ट्राइड टू रिप्रेजेंट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब कैबिनेट रीशफलिंग के द्वारा प्राइम मिनिस्टर सारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, सब रीजन्स एंड स्टेट्स, और इसके अलावा डिफरेंट कास्ट को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि ओबीसी, दलित, ट्राइबल इन हिज मिनिस्ट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार 11 विमेन मिनिस्टर्स को गवर्नमेंट में लाया गया है। विमेन हमेशा से उनके इंपॉर्टेंट वोट बैंक रहे हैं। बिहार में भी वो रिसेंट इलेक्शंस जीते, तो वो नीतीश कुमार को स्पेशली विमेन ने ही सपोर्ट किया था, इसीलिए वो बिहार में भी जीते। और हिमंता बिस्वा शर्मा असम में इसलिए जीते हैं क्योंकि विमेन ने ही सपोर्ट किया था। तो विमेन उनका पिवटल रोल प्ले करती है, इस कारण 11 विमेन को भी इंडक्ट किया गया मिनिस्ट्रीज में। While every state is important, it is उत्तर प्रदेश that is critical। सारे स्टेट इंपॉर्टेंट, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। 2014 में यूपी ने अगर 71 बीजेपी एमपीज नहीं इलेक्ट किए होते तो हंग पार्लियामेंट हो जाती। तो मोदी की जो पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी निकली है 2014 से, वो बहुत डिफरेंट होती एज कम्पेयर टू जो आज है। इसलिए पार्टी बिल्कुल भी हार नहीं सकती 2022 के इलेक्शन यूपी में, नहीं तो 2024 की लोकसभा इलेक्शन में अपनी स्टीम खो सकती है। तो इसलिए यूपी से लगभग 1/5 मिनिस्टर्स को लेकर आया गया है। तो बीजेपी इज स्पेशली रीचिंग आउट टू द ओबीसीज अगेन। तो बीजेपी वापस से ओबीसीज को रीच करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ओबीसीज को सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाजवादी पार्टी और आरएलडी को वहां पर चैलेंज करने के लिए यूपी में। इससे हम देख रहे हैं कि पार्टी कैन नो लॉन्गर बी कॉल्ड अ ब्राह्मण बनिया आउटफिट, तो ये रेलेवेंट नहीं है। देयर आर नाउ 27 ओबीसी मिनिस्टर्स आउट ऑफ 77 इन द मोदी मिनिस्ट्री। तो अब मोदी मिनिस्ट्री में देखें तो 27 ओबीसी मिनिस्टर्स हैं। इससे पहले वो 77 में से 27 ओबीसी मिनिस्टर्स हैं, और मोदी फर्स्ट ओबीसी है टू सिट ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर। 2014 में हिज ओबीसी क्रेडेंशियल्स वर टॉक्ड अबाउट इन अंडरटोन्स, लेकिन हो सकता है कि इस बार वो ओबीसी कार्ड अपना बहुत ज्यादा ओपनली खेलें। अनडाउटली सत्ता में शिरकत एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह यूज्ड टू से हैज इट्स ओन लॉजिक। क्या लेकिन ये जो रिसेंटमेंट है लोगों का, यूपी में इतना ज्यादा लॉस हुआ लोगों की लाइफ का, लाइवलीहुड्स का, तो क्या इन सारी चीजों से ये लॉस, लोगों का गुस्सा शांत हो सकता है? तो ये देखने वाली बात है। वेन कहे अब ऑथर ने ये बोला है कि अभी बात की गई है इस बार कैबिनेट रीशफलिंग में जो यंग लीडर्स हैं उनको ज्यादा लाया गया। नाउ देयर आर ओनली हैंडफुल लीडर्स लेफ्ट इन गवर्नमेंट फ्रॉम द ओल्ड बीजेपी। तो अब ओल्ड बीजेपी से बहुत कम लीडर्स हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी का भी एक पोर्टफोलियो तो ले ही लिया गया एमएसएमई वाला। तो पीएम इज नाउ पुटिंग इन प्लेस हिज ओन टीम। अब पीएम अपनी नई टीम रख रहे हैं जिसमें यंग मिनिस्ट्री है, एवरेज एज 58 ईयर्स है। मोदी ने इस बार बहुत सारे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स को फेवर किया, प्रोफेशनल्स को फेवर किया, एक्सपर्ट्स को फेवर किया, ना कि इससे पहले जो ओल्ड स्कूल प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस है उनको ज्यादा मिनिस्ट्री नहीं दी गई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट विज किड है वो तो अश्विनी वैष्णव है, जो कि उनको रेलवे मिनिस्ट्री दी गई, आईटी दिया गया। तो देयर आर एक्सपीरियंस्ड हैंड्स भी हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको एविएशन मिनिस्ट्री दी गई, सर्बानंद सोनोवाल जो कि इससे पहले असम के वो चीफ मिनिस्टर भी थे। अब क्वेश्चन क्या है, विल दे एंड अदर्स, क्या इनको स्पेस मिलेगा कि अपने न्यू आइडियाज लेके आए, इनोवेशन लेके आए, डिसीजन ले सकें, ताकि फ्रीडम होना चाहिए इनके पास कि वो मिस्टेक्स कर सकें और वो डिलीवर कर सकें। मुझे तो ऑथर का कहना है कि उनको नहीं लगता है कि उनको इतनी पावर मिलने वाली है। जो न्यू मिनिस्ट्री है सिर्फ वो सिंबोलिज्म के लिए है, क्योंकि पेट्रोल प्राइस 100 से ऊपर चल रहे हैं। 230 मिलियन रिपोर्टेडली पॉवर्टी लाइन में है। बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जा चुकी है जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है। थर्ड कोविड वेव की पॉसिबिलिटी है। तो पीपल को जरूरत है कि आप डिलीवर करो, ना कि सिर्फ सिंबोलिज्म से चीजें करो।
यहाँ पर हम सेकंड डिस्कस करेंगे, लेट्स चेक एंड बैलेंस। तो ये सिविल सोसाइटी के बारे में आर्टिकल है कि सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। In the wake of the second wave of COVID, our failure as a country to hold our government accountable is evident. हम सेकेंड कोविड वेव में हमारा फेलियर दिखाई दिया कि हम कैसे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाए। बहुत सारी वॉइसेस मीडिया में वो कोई और नैरेटिव चला रही थी, वो कोविड के बारे में दिखा ही नहीं रही थी। तो मेनी वॉइसेस फ्रॉम विद इन द मीडिया एक्नॉलेज्ड कि जो लास्ट सेक्शन ऑफ द प्रेस है वो बहुत बिजी था डिस्ट्रैक्शंस करने के लिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा नैरेटिव सेट किया उसको क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन सिविल सोसाइटी को अपना रोल वापस से री एग्जामिन करने की जरूरत है, क्योंकि हम सिविल सोसाइटी मेंबर्स की तरह फेल हो गए हैं गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए। इंडिया की सिविल सोसाइटी में बहुत सारे एक्टर्स हैं, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लास्ट माइल तक लोगों को कनेक्ट करती हैं, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, थिंक टैंक्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि न्यू पॉलिसी आइडियाज लेकर आते हैं, एविडेंस जनरेट करते हैं, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन डेट एम्पलीफाई एंड बिल्ड सपोर्ट फॉर कॉजेज। लेकिन बहुत सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, यूपीए हो या एनडीए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों लोग इस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वाली ट्राइब से डरते हैं, इनकी एनर्जी से वेरी करते हैं। Both the UPA and the NDA governments have significantly curtailed the kind of activities that civil societies actors can engage in. तो उन्होंने बस एक्टिविटीज कर्टेल की हैं जिसमें सिविल सोसाइटी मेंबर्स एंगेज हो सकते हैं। philanthropist and donor organization often find themselves unable to support initiatives. तो जो philanthropist होते हैं, डोनर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपने आप को हमेशा ऐसा पाते हैं कि वो अनेबल हैं कि वो इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकें या उसके अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सकें, क्योंकि उनको डर है कि रिट्रीब्यूशन आएगा ही आएगा। तो मेनी सिविल सोसाइटी एक्टर्स ऑल्सो फोकस ऑन एंगेजिंग विद नैरो पॉलिसी प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली जो सिविल सोसाइटी एक्टर्स हैं वो सिर्फ नैरो पॉलिसी प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं और ये जो मेन प्रॉब्लम है उनको नहीं देखते हैं। तो एंड डेमोस्ट्रेट क्विक विंस इग्नोरिंग द फैक्ट दैट स्मॉल ट्विक्स कभी भी फंडामेंटली ऑल्टर नहीं कर सकते उस वे को जैसे इंडिया गवर्न होता है। तो उसको करने के लिए आपको बड़ी चीज की जरूरत है। तो बाई इग्नोरिंग द पॉलिटिक्स अराउंड पॉलिसी एंड फोकसिंग डिसप्रोपोर्शनलिटी ऑन टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन, जो सिविल सोसाइटी है वो इंपॉर्टेंट चीज भूल गई है। तो टुडे ये इंपॉर्टेंट है, तो मनी आपको मिल रहा है पॉलिसी ट्वीक करने के लिए, उसको तो आप आसानी से फंड कर लेते हो छोटी छोटी चीजों के लिए। लेकिन अगर आपको बड़ी चीज का कैंपेन करना, जैसे कि पार्लियामेंट्री को रिफॉर्म करना हो, जुडिशरी को रिफॉर्म करना हो, तो उसके लिए कैंपेन के लिए फंड मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सच अ कैंपेन इज हार्डर टू मेजर। इस कैंपेन को मेजर करना हार्ड होता है। दूसरी, इसके लिए आपको फंड नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं। एक रिपोर्ट आई है मैकेंसी और कंपनी, जिसने ये एस्टिमेट किया है कि 90% जो टोटल डोनर इंटरेस्ट है वो सिर्फ टुवर्ड्स प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रिलीफ, इसमें ही जाता है, ना कि ह्यूमन राइट्स और गवर्नेंस। इनको बहुत मिनिमल फंडिंग रह जाती है। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे गवर्नेंस को ट्वीक करना है तो उसके लिए ज्यादा फंड चाहिए क्योंकि पावरफुलनेस में इन्वॉल्व है, तो वो फंड नहीं मिल पाता। तो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो बस नीचे के ही काम कर पाती है जो ग्राउंड लेवल से रिलेटेड है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर दे देना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कर देना। तो ये कोई मेजर चेंज नहीं कर पा रही है। अनफॉर्चुनेटली इन द एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पुश फ्रॉम सिविल सोसाइटी, तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग पुश नहीं मिलेगा सिविल सोसाइटी को, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनके पास इंसेंटिव ही नहीं होगा रिफॉर्म होने के लिए। और इसका क्या रिजल्ट होगा, जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो ऐसे ही गवर्न करती रहेगी और कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हेल्पलेसनेस है जुडिशरी में, जजेस को हमेशा ट्रबल होता है गेटिंग आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इवन पार्लियामेंट वाज अनेबल टू परफॉर्म इट्स ओवरसाइट ड्यूटी, पार्लियामेंट भी अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पाई क्योंकि 2020 में वो बहुत मुश्किल से ही कोई सेशन हुआ हो। 2021 में भी मॉनसून सेशन को बहुत छोटा कर दिया गया। तो वाइल दोज ऑफ अस हु स्टडी इंडियाज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तो जो हम लोग पढ़ते हैं इंडिया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, तो वो क्रम्बल कर रहा है क्योंकि चेक्स और बैलेंसेस ही खत्म हो गए हैं। तो हमें री एग्जामिन करने की जरूरत है अपने पार्लियामेंट्री रूल्स, जो कि बहुत ज्यादा टिल्टेड हैं, जो कि सिटिंग गवर्नमेंट है उनके फेवर में। साथ ही जुडिशरी के हैंड्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला, अगर हम फ्रेमवर्क देखें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का, जो कि सेंटर फॉर हाई इम्पैक्ट फिलेंथ्रोपी, वो ये बोलता है कि फिलेंथ्रोपिस्ट को जरूरत है ऐसे सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, फेयर प्रोसेसेस को बिल्ड करने के लिए, साथ ही रिस्पॉन्सिव पॉलिसी की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, सोशल कोहेशन को बॉस्टर करने की जरूरत है, क्योंकि यही फोर्सेज है जो कि डेमोक्रेसी को शेप करते हैं। जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस। अगर आप ऊपर की गवर्नेंस अच्छी कर दोगे, पार्लियामेंट के रूल्स अच्छे कर दोगे, तो अपने आप ये सारी चीजें, लास्ट माइल डिलीवरी तो हो ही जाएगी चीजों की। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस टू नीड टू ब्रॉडन देयर एजेंडा टू इंक्लूड इश्यूज दैट स्ट्रेंथन इंडियाज इंस्टीट्यूशंस। तो सिविल सोसाइटी को अपने एजेंडा में ये सारी चीजें इंक्लूड करने की जरूरत है जिससे कि इंडिया की इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो सके।
दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग मोर फाइट्स टू द कोर्ट्स एंड ट्रांसग्रेशंस बाय द गवर्नमेंट। तो कभी भी कोर्ट के जैसे गवर्नमेंट ट्रांसग्रेस करती है कोर्ट्स में, तो उसको वो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करने की जरूरत है। तो अनफॉर्चुनेटली नो मैटर हाउ स्मॉल ट्वीक्स वी मेक टू पॉलिसी, तो अगर हम स्मॉल ट्वीक्स करते रहेंगे पॉलिसी को तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स वी बिल्ड टू डिलीवर सिटीजन सर्विसेज, हम कितने प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे सिटीजन सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम पॉलिटिकल इंसेंटिव्स लाएं, पॉलिटिकल इंसेंटिव्स को प्रिजर्व करें जो कि इंटरेस्ट ऑफ द पीपल में काम करें, तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर आगे चलते हैं हम। यहाँ पे जुडिशरी के बारे में आर्टिकल की द जुडिशियस चॉइस। तो अमंग्स द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस डिजाइन टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, प्राइड ऑफ प्लेस इज एंजॉयड बाय द इंडियन जुडिशरी। तो अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो इंडियन जुडिशरी के पास एक प्राइड ऑफ प्लेस है। द नेशन, सिटीजन्स एंड द जुडिशरी मस्ट गार्ड अगेंस्ट द डायल्यूशन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। लेकिन हम देख रहे हैं इसकी इंडिपेंडेंस धीरे धीरे डायल्यूट हो रही है, तो जुडिशरी, नेशन और सिटीजन्स को इसकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरत है जुडिशरी की। तो इसको चैलेंज इनसाइड से भी किया जा रहा है, आउटसाइड से भी किया जा रहा है। तो इट मस्ट शील्ड इटसेल्फ फ्रॉम फर्दर इरोजन। तो ऑथर ने बोला है जो जुडिशरी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे फर्दर इरोजन से। जैसे कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इज एन इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस। जो प्रोसेस है जजेस को अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस है फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल पर्सन। बेस्ट और मोस्ट सुटेबल पर्सन वहां पर सिलेक्ट होना चाहिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें सीजीआई का ओपिनियन भी लिया जाएगा। तो उसके लिए कलेजियन सिस्टम लेकर आया गया जिसमें सीजीआई अपने साथ साथ और 4 जजेस को ओपिनियन बताएगा। तो द 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, जिसमें सिर्फ एक सीजीआई का अपना इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं रहेगा बल्कि एक कलेक्टिव बॉडी का ओपिनियन रहेगा। तो फिर उसके बाद कोर्ट ने डिक्लेयर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है टू सर्व बाय दिस प्रोविजन, तो ये इसीलिए है जो कोर्ट की इंडिपेंडेंस है वो हमेशा मेंटेन रहे। तो इट इज ऑब्वियस दैट ओनली दोज पर्सन शुड बी कंसिडर्ड फिट फॉर अपॉइंटमेंट जो कि सुपीरियर जुडिशरी के जजेस बन सकते हैं, जिनके अंदर सारे फीचर्स हों, जैसे कि इंडिपेंडेंट और फियरलेस जज होने चाहिए। इससे कोर्ट ने जो 124 और 214 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसे री इंटरप्रेट किया गया कि जो जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे। लेकिन सैडली इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम अमंग्स दोज अवेलेबल, लेकिन देखा जाए तो जो बेस्ट है उनमें सेलेक्ट करने के अलावा कॉम्प्रोमाइजेस हमेशा देखे गए हैं, जो कि कैंडिडेट्स एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को लैक करते हैं, उसके बाद भी उनको अपॉइंट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को डिसअप्रूव कर दिया था, ये कहते हुए कि ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव का रोल रहेगा जुडिशरी में किसी को भी अपॉइंट करने के लिए, तो जजेस में एक फीलिंग आ जाएगी रेसिप्रोकिटी की कि एग्जीक्यूटिव ने हमें हेल्प की हमें जज बनने के लिए, तो हमें उनको कुछ पे बैक करना है। तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए, इसलिए एनजेएसी को खारिज कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके। द कोर्ट फेल्ट दैट रेसिप्रोसिटी वाज अ डेट, तो ये एक डेट की तरह हो जाता और एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल होता है विच वॉज ऑल बट इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट। तो आपको हमेशा लगेगा कि आपको पे बैक करना है, इसके कारण जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगी। तो वन ऑफ द न्यू ट्रेंड्स वाज द चेंज इन द अप्रोच ऑफ द कोर्ट विद अ व्यू टू गिव टिल्ट इन फेवर ऑफ अपहोल्डिंग द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे जस्टिस एचआर खन्ना, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि अब नया ट्रेंड आ गया है ये करने की कि उनको फेवर करने के लिए, गवर्नमेंट को फेवर करने के लिए अब जजेस उनकी तरफ टिल्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आगे चलते हैं। जॉनसन, ऑल यूके ट्रूप्स रिटर्निंग टू अफगानिस्तान। तो मोस्ट ब्रिटिश सोल्जर्स हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो ब्रिटिश सोल्जर्स जो नेटो के तहत वहां पर उन्होंने अपनी आर्मी थोड़ी बहुत डिप्लॉय कर रखी थी, तो वो भी अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से निकाल चुके हैं। तो मोस्ट ब्रिटिश सोल्जर्स हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, एंडिंग ब्रिटेन्स ऑफिशियल रोल। 2 डेकेड्स लॉन्ग जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था तालिबान के साथ, तो उनका भी रोल पूरा खत्म हो गया है। ऑल ब्रिटिश ट्रूप्स असाइन टू नेटोज मिशन इन अफगानिस्तान अब वापस से घर आ रहे हैं। ब्रिटिश फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था अफगानिस्तान में 2001 में, फॉलोइंग द सितंबर 11 अटैक्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्लेड अ मेजर रोल इन कॉम्बैट ऑपरेशन। तो अब ये सारी चीजें, अब हम आगे चलते हैं। अब डेल्टा वेरिएंट है वो इम्यून सिस्टम को डॉज कर सकता है, ऐसा साइंटिस्ट ने पता किया है। जो वेरिएंट है सबसे पहले वो इंडिया में मिला था और ये कंटेजियस ज्यादा है, लगभग 60% ज्यादा कंटेजियस है देन अल्फा, द वर्जन ऑफ द वायरस दैट थ्रेश्ड ब्रिटेन एंड मच ऑफ यूरोप लास्ट ईयर। अब डेल्टा डोमिनेंट वेरिएंट बन चुका है यूएस में भी। यूएस इन्फेक्शन भले ही प्लेट्यूड हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी डेल्टा वेरिएंट ही सबसे ज्यादा वहां पर पाया जा रहा है। तो डेल्टा वेरिएंट जो इम्यून सिस्टम उसको डॉज कर सकता है आसानी से। तो डेल्टा वाज मच लेस सेंसिटिव देन अल्फा टू सैंपल्स फ्रॉम अनवैक्सीनेटेड पीपल। तो अगर अनवैक्सीनेटेड पीपल को देखा जाए तो डेल्टा ज्यादा लेस सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू अल्फा।
अब एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, तो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री की क्यों जरूरत है? तो इससे पहले जो कोऑपरेशन का सारा काम था वो देखती थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो ऑन मंडे गवर्नमेंट ने अभी एक न्यू मिनिस्ट्री बना दी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, अ सब्जेक्ट दैट टिल डेट वाज लुक्ड आफ्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। होम मिनिस्ट्री अमित शाह को इसका न्यू मिनिस्टर भी बनाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी होम मिनिस्ट्री को ही दी गई है। अब न्यू मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्या है? Ministry of Cooperation will provide a separate administration, legal and policy framework for strengthening the cooperative movement in the country। तो cooperative movement को strengthen करने की बात की गई है, cooperative movement को deepen करने की बात की गई है, क्योंकि cooperative से होते हैं जो कि grass root तक पहुंचते हैं। In our country, a cooperative-based economic development is very relevant, where each member works with a spirit of responsibility। तो cooperative-based economic development बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर member एक responsibility के साथ काम करता है, साथ ही ease of doing business भी बढ़ती है cooperatives में। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट होता क्या है? तो अगर डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो कोऑपरेटिव और ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्रास रूट लेवल पर बनाई जाती हैं लोगों के द्वारा, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग, अगर इंडिविजुअल इंसान बार्गेन करते तो उतना अच्छे से बार्गेन नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू कलेक्टिव बार्गेनिंग किसी कॉमन गोल के लिए करे। Agriculture, cooperative dairies, sugar mills, spinning mills, etc. are formed with the pooled resources of farmers who wish to process their produce। तो एग्रीकल्चर में हमें कोऑपरेटिव देखने को मिलते हैं, कोऑपरेटिव डेयरीज में, शुगर मिल्स में, तो इससे उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग बढ़ जाती है। बैंकिंग और फाइनेंस में भी हमें, आपको पता होगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, साथ ही विलेज लेवल प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज भी होती है। तो ये फार्मर एसोसिएशन का बेस्ट एग्जांपल है ग्रास रूट क्रेडिट फ्लो। तो ये सोसाइटी एंटिसिपेट ये करती है कि कितनी क्रेडिट डिमांड हो सकती है विलेज की, फिर ये अपनी डिमांड बताती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सिट एट द एपेक्स ऑफ द रूरल कोऑपरेटिव लैंडिंग स्ट्रक्चर। फिर गिवन दैट पीएसीज आर अ कलेक्टिव ऑफ फार्मर्स, तो उनकी ज्यादा बार्गेनिंग पावर होती है। अगर एक इंडिविजुअल जाए कमर्शियल बैंक कोई फार्मर लोन लेने जाए तो उससे बहुत दिक्कत होगी एज कम्पेयर टू अगर पीएसीज के थ्रू उसे लोन मिल जाए। तो नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट में पता चलता है कि हमारे यहाँ लगभग 95,000 पीएसीज हैं, 363 डीसीसीबीज हैं, 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। अर्बन एरिया में भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं जो कि क्रेडिट फ्लो में मदद करती हैं। एग्रीकल्चर में भी ऐसी बहुत सारी कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि एग्रीकल्चर है वैसे ही कोऑपरेशन भी कॉन्करेंट लिस्ट में था। इसका मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उन्हें गवर्न कर सकते हैं। जो मेजोरिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो स्टेट के द्वारा ही गवर्न होती है, लेकिन अगर इंटर स्टेट होता है तो यहाँ पर सेंटर का रोल आ जाता है। तो अ मेजोरिटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गवर्न्ड बाय लॉज इन द रिस्पेक्टिव स्टेट विद अ कोऑपरेशन कमिश्नर। लेकिन 2002 में सेंटर ने पास किया एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अगर सोसाइटी वैसी सोसाइटी रजिस्टर करनी जो कि एक से ज्यादा स्टेट में ऑपरेट होगी तो इसके अंदर उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो दीज आर मोस्टली बैंक्स, डेयरीज एंड शुगर मिल्स जो कि एक ज्यादा एरियाज में फैली होती हैं, तो उन्हें सेंटर के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। टू वॉट एक्सटेंट डज द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस स्टेट एंड नेशनल पॉलिटिक्स। तो अब कोऑपरेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत कम स्टेट्स में ही फ्लरिश हो पाए, जैसे कि गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र। बाकियों के फ्लरिश नहीं हो पाए। वो इसलिए भी क्योंकि उनको फाइनेंशियल और लीगल पावर नहीं मिली पेनिट्रेट करने के लिए। तो अब नई कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है तो हो सकता है कि उनको अच्छी फाइनेंशियल एड मिले और वो बाकी स्टेट्स में भी फ्लरिश कर पाए। जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस उनका बहुत रोल रहा है, भले ही वो विलेज लेवल पीएसीज हो या तो अर्बन कोऑपरेटिव हाउसिंग हो। जैसे कि जो गुजरात में अमित शाह जो थे उन्होंने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को बहुत टाइम तक हेड किया था। तो यहाँ से इंसान पॉलिटिक्स में भी आ सकता है, नेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि कोऑपरेटिव में भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सब डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर ही आते हैं। तो द मूवमेंट हैज गिवन द स्टेट मल्टीपल चीफ मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्टर्स। तो हम देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट अगर स्ट्रेंथन होगा तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छे से ग्रो हो सकती है कोऑपरेटिव्स के द्वारा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सनोफी जीएसके गेट नॉट फॉर फर्स्ट ग्लोबल कोविड वैक्सीन ट्रायल विद इंडियन पॉपुलेशन। तो पहला वर्ल्ड की ग्लोबल वैक्सीन ट्रायल इंडिया की पॉपुलेशन के साथ हो रहा है। तो सनोफी एंड ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन, अब उनको ड्रग रेगुलेटर की परमिशन मिल गई है कि वो पार्टिसिपेंट्स में इंडिया पॉपुलेशन को भी अपने में इंक्लूड कर सकते हैं लेट स्टेज ट्रायल्स के लिए। तो फर्स्ट ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल होगा जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन भी इंक्लूड है। तो एनआईएमएस, तो इसमें 3 हॉस्पिटल्स हैं तो उनके पार्टिसिपेंट्स को चुना जाएगा, लेकिन एनआईएमएस को भी एथिक्स कमेटी से क्लियरेंस की बाकी है, तो वो क्लियरेंस मिल जाएगी तो हमारे लोग भी वहां पर इंक्लूड हो जाएंगे लेट स्टेज ट्रायल्स में। आई होप आपको आज के न्यूज़ पेपर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।